सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। तो हम मैग्नेटिज्म पे हैं और आज बात करेंगे एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर और इसके एक्सेस पे। ठीक है, हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर और इसके एक्सेस पे एट अ पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी यहां से कितनी दूरी पे है? एक्स यूनिट्स की दूरी पे है। और आपको इस पॉइंट पी पे निकालनी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप ऑफ वायर। फिर से बात को समझ लें। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर बच्चों, और यहां पे है इसका एक्सेस। ठीक है, और इस एक्सेस से एक्स यूनिट्स की दूरी पे आपको इस सर्कुलर लूप, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस पॉइंट पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। जबरदस्त टॉपिक है, थोड़ा मैथ्स ज्यादा है, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। दो तीन चीजें इसको करने से पहले आपको याद रखनी है। पहली चीज तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है? आपका बायो सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉल करंट एलिमेंट। एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। आपको पता है ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये है पॉइंट पी। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। आपने यहां से एक स्मॉल करंट एलिमेंट काटा, डीएल, जिसका नाम मैंने रख दिया बच्चों डीएल। इसका डिस्टेंस पी से कितना है? आर। और ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी होगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है उसको हम dB से डिनोट करेंगे। एंड दैट इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, सॉरी, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये बात याद होना चाहिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है उसका डायरेक्शन करंट ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑलमोस्ट ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको ये बात पता है बच्चों, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है टीपी, ठीक है, अब टीपी की बात कर रहे हैं, दैट टीपी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, आपको पता है आर, एंड दैट टीपी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, आपको पता है डीएल। आपको ये पता होना चाहिए। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, गड़बड़ी मत करिएगा। ये कंसेप्ट यहां पे, ये सर्कुलर लूप ऑन द एक्सेस एट अ पॉइंट एक्स के लिए बहुत कीमती है। एक बार और, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर? आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के ऊपर भी, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड डी भी इज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट आल्सो। याद रखिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि कभी भी जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है, वो जो आंसर आपके पास आता है, दैट आंसर, दैट वेक्टर सी वेक्टर इज इंडिविजुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और यही सी वेक्टर परपेंडिकुलर भी किसके होता है? बी वेक्टर के। ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपका आंसर उत्पन्न होता है, दैट आंसर इज परपेंडिकुलर इंडिविजुअली टू ए वेक्टर एज वेल एज टू बी वेक्टर। तो आपका जो डीबी वेक्टर था, ठीक है, आपको पता है वो आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर, या डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का आपका प्रोडक्ट आया था। तो दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। ये बात याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिराइव करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है आपको वो भी लिख के दिखा देता हूं। बोलेगा डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular current carrying circular loop
on its axis at a distance of x units from center. ठीक है, तो चलिए अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पहले आपको थ्योरी लिखनी है, और बच्चों जब भी कभी आप नए नए डेरिवेशन करते जाओ तो एक फाइल बना लो, उस फाइल में उस डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखो और हेडिंग डालो, ताकि जब क्लास अटेंड करो तो उसके पहले एक बार वो देख सको। वरना आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे आप बिल्कुल फ्लैट होते जाओगे। ये फिजिक्स में ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो जहां आपका मिरर लगा हुआ है वहां आपको ये इसकी हेडिंग डाल के एक छोटा सा स्टिकर बना के चिपका देना है, ताकि जब भी आप मिरर के सामने जाओ तैयार हो तो आप उसको देख सको और आपको वो याद रहे। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ इस सर्कुलर लूप ऑफ वायर में? इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपको एक चीज याद रखनी है बायोट-सेवर्ट लॉ में, कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डीपी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डीएल वेक्टर। ये बात यहाँ, और यहाँ थोड़ा मैथ्स होगा। तो आपको मैं बता चुका हूं, पहले थ्योरी थ्योरी लिखेंगे हम लोग। आइए, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ठीक है, let us consider a circular loop of wire. Let us consider a circular loop of wire in which current flows in the clockwise direction. Let us consider a circular loop of wire in which current flows in the clockwise direction. Everyone has to write the theory. हर एक को थ्योरी लिखना जरूरी है, वरना बोर्ड में नंबर नहीं मिलते। अब आप सपोज करिए अगर आप नहीं लिख रहे और आप कोई गलती कर देते तो आपको वही 0 दे देगा, लेकिन आप थ्योरी लिख रहे और गलती कर देते तो आपको उस थ्योरी के मार्क्स देगा। इसलिए प्लीज ये गलती मत करिएगा प्यारे बच्चों, थ्योरी मत लिखिए, थ्योरी जरूर लिखिए। इसलिए मैं आपके सामने बार बार बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे हम क्या लिख रहे हैं। लेट अस कंसिडर, लेट स्टार्ट, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ कहीं पे, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं तो ऊपर में आपके डेरिवेशन के काम में आएगा। तो लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। Let us consider a circular loop of wire in which current flows in clockwise direction. Let us consider a circular loop of wire in which current flows in clockwise direction and whose radius is capital R. हम इसके रेडियस को मान लेते हैं बच्चों कैपिटल आर। हम इसके रेडियस को मान लेते हैं बच्चों कैपिटल आर। क्यों भैया? क्योंकि स्मॉल आर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ में हमारा स्मॉल आर वैसे ही बुक्ड है, इसलिए हम नहीं मान सकते ये सब बातें। ओके, तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर इन व्हिच करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन whose radius is capital R. On the axis of this circular loop of wire, ठीक है, on the axis of this circular loop of wire, ठीक, on the axis of this circular loop of wire at a point P which is at a distance of x units from the center, ठीक है, on the axis of circular loop of wire at a point P which is at a distance of x units from the center, we have to find magnetic field. ठीक है प्यारे बच्चों? ओके ओके, अब आपको पता है आपको बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है तो आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है करंट का डायरेक्शन ये है, मैंने ये छोटा सा करंट एलिमेंट यहां पे काट लिया, इसका नाम है डीएल।
करंट ऐसे जा रहा है, मतलब स्ट्रेट ही जा रहा है ऑलमोस्ट। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर लूप, ये है, करंट ये जा रहा है, हमने काटा ये डीएल, तो ये लाइक दिस ऐसे। तो ये हो गया हमारा डीएल, ठीक है, डीएल का डायरेक्शन। ओके, ना from this DL we have to find the magnetic field at a point P। तो अगर आप बायो-सेवर्ट लॉ याद करेंगे तो ये वायर है, ये करंट एलिमेंट है, ये पॉइंट P है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता था, R। तो यहां पे भी ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों अपना, R, ये एंगल है 90। ओके, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। एट अ पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, आपको पता है किसके द्वारा, डीएल के द्वारा एट अ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अगर आप ये सर्कुलर लूप देख रहे हैं, थोड़ी दूर के लिए वहां पॉइंट पी है, ये मेरा सर्कुलर लूप है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं थंब रूल लगाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी वहां है, तो ये करंट आपको पता है इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, करंट इस ऐसे जा रहा है, देखिए लाइक दिस, लाइक दिस, ये तो इस तरह। तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, तो ये हो गई पी पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनने वाली है, आप फिर से देखिए, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन ये, थंब अगर आप थंब यूज करेंगे, ये आपका थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर, मतलब अगर मैं बात करूं पॉइंट पी है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीबी। अब आपको पता है पहली बात तो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और आर है, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, आपको ये बात पता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये एंगल भी 90, बिकॉज डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, डीबी इज परपेंडिकुलर टू एल, डीएल आपको पता है डीएल इसके भी परपेंडिकुलर रहेगी, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम यहां से बायो-सेवर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग बायो-सेवर्ट लॉ, तो चलिए लगाते हैं। तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का एंगल रहता है, आपको पता है आर और डीएल के बीच का एंगल, अगर याद है तो नहीं कोई बात नहीं, ये आपका आर है, सॉरी ये आपका पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस है आर, तो और ये डीएल, आर और डीएल के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पे आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90। तो मैं लिख लेता हूं बच्चों, 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर इनके बीच का डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, तो डीबी अल्टीमेटली मेरे पास आ गया, यहां लिख लेता हूं, डीबी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल होल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक डीबी हम यहां से निकालेंगे, एक यहां से, 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 ऐसे ऐसे करते हुए, और फिर सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, दैट मींस इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक और मैं इसके बिल्कुल सिमेट्री में यहां पे करंट एलिमेंट काटता हूं, डीएल, उसका डायरेक्शन आपको पता है, ये अगर आप बात करेंगे डीएल, ये लाइक दिस इधर, ठीक है, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, किससे बच्चों, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं पॉइंट पी से, ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, आर। अब जब इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उधर हो जाए, तो ये हो गई इसकी डीप, होपफुली सभी को समझ आया। ओके, अब
अब दिक्कत ये है कि यहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऐसे जा रही है, ठीक। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम पहले यहां से स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। कंपोनेंट्स पता होने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, तभी तो एक एक्स का कंपोनेंट पता चलेगा और एक वाई का कंपोनेंट पता चलेगा। तो हम शुरू करते हैं थोड़ा सा मैथ्स। आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और नहीं तो आप बोल सकते हैं कि कोण है, और कोण का जो वर्टिकल एंगल होता है वो हमेशा अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। मतलब अगर ये पूरा 2 थीटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। अभी अभी आपने एक सेमी वर्टिकल एंगल वाला क्वेश्चन किया होगा 12th क्लास में, तो आपने देखा होगा ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले इस तरफ भी मैं एंगल मार्क कर देता हूं। आपको पता है ये डीबी है, ये आर है, इनके भी आपको पता है डीबी किस किस के परपेंडिकुलर है, आपको पता है डीबी परपेंडिकुलर किसके है भैया आर के। अब ये वाला डीबी इसका आर यहां है, तो मतलब ये एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 90। ये डीबी और ये आर, होपफुली सभी को समझ आए। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। अब शुरू करते, पहले हम ये एंगल निकालते हैं, ये ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऑरेंज वाला 90, अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो ऑरेंज वाला 90 कैसे आएगा थीटा प्लस एक्स। देखिए थीटा प्लस एक्स, क्या ये पूरा 90 बना रहा है? हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये थीटा प्लस ये एक्स, तो बन जाएगा ऑरेंज वाला 90, ऑरेंज वाले 90 का थीटा प्लस एक्स। तो लिख लेते थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस 2 थीटा। तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 माइनस 2 थीटा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 90 माइनस 2 थीटा। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा मन लगा के, तो ये जो एंगल है ये भी 90 है, हाँ भैया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है जिसको मैं y ले लूं, तो कैसे निकालूंगा? थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इक्वल्स टू 90। थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इक्वल्स टू 90। थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इक्वल्स टू 90। थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इक्वल्स टू 90। 90 90 कैंसिल, वहां बचा 0। थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई आ गया थीटा। तो लीजिए y आपका कितना आ चुका है थीटा। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो y आ गया है आपका थीटा, तो मैं वहां पे y को भी मार्क कर देता हूं थीटा। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा ऐसे ही थीटा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको टीचर को करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो x और y मैं मिटा रहा हूं, आप नहीं मिटाना, आप उसी के नीचे लिख देना थीटा और वो सब, ठीक है भाई। तो चलिए, अब ये थीटा आ गया, तो आपको पता है थीटा के पास वाला कंपोनेंट आपको हो जाएगा, आपको पता है डीबी कॉस थीटा, ये ऊपर वाला डीबी कॉस थीटा, और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है। उस तरफ तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ही नहीं, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका डीबी साइन थीटा। किसके लिए? ये वाले डीबी के लिए, और ये वाले डीबी के लिए भी क्या हो जाएगा डीबी साइन थीटा। दोनों डीबी के लिए, इस डीबी और इस डीबी के लिए दोनों इसी तरफ हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो पूरी समझ आ गया सभी को?
अब आपको पता है डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। बचा क्या, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा बचा। तो चलिए अब अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो चलिए आइए, अब असली चीज आ रही है बच्चों, मेहनत करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, डी साइन थीटा करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे भैया यहां तो दो दो है, सॉरी डीबी साइन थीटा। आप लेकिन बोलेंगे भैया आपको तो टू डीबी साइन थीटा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि टू डीबी एक इस वाले डीबी के लिए, एक इस वाले डीबी के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, आप एक क्यों ले रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, हमने यहां दो एलिमेंट कंसिडर किए, बहुत सिंपल बताऊंगा, एक ये और एक ये। ठीक है, जब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे थे तो यहां का डीबी साइन थीटा, ये डीबी साइन थीटा, ठीक है, इस जब हम यहां का ले रहे थे तो ये डीबी साइन थीटा, ये जो आप देख रहे हैं, इस वाले ये वाला डीबी साइन थीटा ने अपने अंदर ये वाले डीबी साइन थीटा को भी क्या कर लिया, ले लिया। यहां के डीबी साइन थीटा ने भी इस वाले डीबी साइन थीटा को अपने साथ क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में तो सारे डीबी साइन थीटा आ गए। जब हमने यहां का लिया तो यहां वाले ने यहां वाले डीबी साइन थीटा को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन मतलब सारे डीबी साइन थीटा का। ठीक है, अब मतलब इस डीबी साइन थीटा के अंदर ऑलरेडी दो डीबी साइन थीटा है, दो डीबी साइन थीटा है, दो डीबी साइन थीटा। अब अगर हम यहां का भी डीबी साइन थीटा ले लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने डीबी साइन थीटा हो जाएंगे, चार। ये वाला जो डीबी साइन थीटा हमने लिया है, इसने क्या किया है, यहां वाला डीबी साइन थीटा भी ले, इसको भी ले लिया, 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 इसको भी ले लिया। मतलब डबल डबल बार डीबी साइन थीटा हाफ कर्व में ही आ गया। अगर हम इसको भी ले लें तो फिर अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, बस आपको क्या करना है, आखिरी में आंसर को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डबल डबल बार हो जाएगा। और अगर आप नहीं लेना चाहते, आप 2 dB साइन थीटा लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन फिर तब आप सिर्फ इतने को ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्योंकि आप 2 ले चुके हो तो ये भी क्या हो जाएगा, कवर। नहीं समझ आया। अगर आप सिर्फ डीबी साइन थीटा ले रहे हो, आप क्या करोगे बच्चों, फिर आप पूरे कर ले, क्योंकि वो डीबी साइन थीटा जो यहां का है उसने पूरे को कवर किया हुआ है, सारों को, इसीलिए। चलिए, तो अब निकालते हैं पी नेट इक्वल्स, डीबी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, आपने देखी होगी, वो अपनी वैल्यू है डीबी की। अगर आपको याद है, ये देखिए, अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं। तो अपनी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जितने भी कांस्टेंट हैं सबको बाहर निकालते हैं। ठीक है, पी नेट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, डीएल कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या डीएल कांस्टेंट है, नहीं। कौन कांस्टेंट है बच्चों, साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट हो। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। नहीं आया। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको पता है ये है एंगल थीटा, तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो चलिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया आर अपॉन हाइपो हो गया स्मॉल आर।
क्योंकि एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सम पीपल है, तो साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल डीएल होता है एल। एल मतलब इस पूरे लूप की लेंथ, पूरा लूप की लेंथ मतलब 2 पाई आर, आपको पता है, ठीक है। बी नेट निकालते हैं, आइए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और 2 पाई किसका रेडियस लेना पड़ेगा आपको, लूप का, जो है कैपिटल। होपफुली यहां तक हमको समझ आ गया। अब बी नेट फाइनल हम निकालते हैं, थोड़ा सा कैंसलेशन, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आ गया म्यू नॉट इंटू आई इंटू, आपको पता है आर स्क्वायर होल अपॉन 2, और ये हो गया आर क्यूब। अब चलिए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आर की वैल्यू। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला। आपको पता है सभी को पाइथागोरस थ्योरम क्या होती, हाँ भैया, तो हाइपो स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए रख देते हैं वहां पे आर की वैल्यू। तो चलिए लास्ट स्टेप पे चलते हैं, आर की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन 2। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस आर को ऐसे लिख, ठीक है। अब आर की वैल्यू डाल दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट इंटू आई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर होल अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट, आर की वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3। अब आपको पता है रूट अलग कर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन 2, रूट अलग करते हैं तो पावर आ जाती है 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर आ गई 1/2, और बाहर क्या है इंटू 3। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली आ गई म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%, ठीक है। ओके, यहां पे एक चीज और आपको क्लियर होगी, ठीक है, कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो लूप है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, आप देख रहे हो डीबी साइन थीटा इधर आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या है अंदर, तो जब यहां से अंदर आ रही है तो यहां से क्या निकलेगी, आ यहां से अंदर नहीं जाएगी, आप नहीं समझ रहे, फील्ड वहां से अंदर आ रही है, ठीक है। करंट ये है, आप देख रहे हो करंट का डायरेक्शन ये है, अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो फील्ड ये है, डीबी साइन थीटा इधर है, तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी, क्या निकलेगी आउट ऑफ द, ये बात भी दोनों डायरेक्शन से आ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी हाल में याद रखना है, एनी हाउ, ठीक है, बोर्ड में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो हमें ये किसी भी हाल में बनना चाहिए। इसी इसी पैटर्न, सॉरी, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने लिखा है, derive magnetic field due to current carrying circular loop on the axis at a distance of x units from the center। होपफुली हमको समझ आया है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, अब हम अगली क्लास में रे ऑप्टिक्स भी इसके साथ लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये ज्यादा बचा नहीं, अब सोलेनॉइड आ जाएगा, टोरॉइड आ जाएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बहुत ही स्मॉल, आधे ज्यादा आपने 10th में पढ़े हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें आपको। आपको आ जाएगा अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है, तो थोड़ा सा बेस
आपको बता देता हूं व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ओके, आप क्या करिए, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाइए, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा क्यों ले रहे हैं भैया? क्योंकि सोलेनॉइड बनाने के लिए हमें चाहिए एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर ना हो। याद रखना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। प्लास्टिक उठा लीजिए, और वो भी क्यों चाहिए? ताकि वायर को सपोर्ट मिल जाए, और कोई कारण नहीं। ठीक है, आप क्या करिए, सोलेनॉइड का बेसिक आपको बता रहा हूं। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये हमने ले लिया, ईदर अ पीस ऑफ वुड और अ पीस ऑफ प्लास्टिक और अ रॉड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक रॉड बोल रहे हैं, ठीक है। और अब आप क्या करिए, उसके ऊपर जैसे हम रील या हम डब्बे में बच्चा बांधते हैं ना, वैसे आपको यहां पे इस पे वायर को ऐसे बांध देना, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और कनेक्ट कर देना है आपको बैटरी से। दिख नहीं रहा, काला कर देता हूं थोड़ा सा, अब आपको दिखेगा। ठीक है, दो तीन चीजें। एक्चुअली वहां से निकाल दूं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। हेलिकल शेप, हेलिक्स इन द शेप ऑफ अ स्प्रिंग और अ हेलिक्स, हेलिक्स हेलिकल, हेलिकल बोल, हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, और हाँ एक चीज और, वायर होनी चाहिए इंसुलेटेड, छिली हुई वायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायर एक दूसरे से टकराएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप जानते हैं। तो जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। जब भी अभी मैग्नेटिक कंपास लाएंगे इसके पास तो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसको बनाया ऐसे जाता है कि जो इसकी लंबाई होती है सोलेनॉइड की, ठीक है, ठीक, वो हमेशा हर सर्कुलर लूप के डायमीटर से क्या रहती है, बड़ी। ये लंबाई, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर। इसकी जो सोलेनॉइड की लंबाई, हर एक कोई भी सोलेनॉइड, बच्चों याद रखना, फाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट रहता है सोलेनॉइड। तो इतना लंबा वायर रखते हैं, तो मैं बता रहा हूं, तो इसकी लेंथ जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है, डायमीटर से बड़ी। अब भैया इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, बच्चों को यही दिक्कत जाती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा मैं आपको 10th 11th बता रहा हूँ, फिर आएंगे अपन 12th में, ठीक है। तो पहले तो आप अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाओ। पहले तो आपको ये बात याद रखना है, सोलेनॉइड क्या है? भैया सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर को हेलिक्स के रूप में क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, ठीक है, ठीक है। और जो सारे कॉइल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए, और सबके सेंटर एक ही की लाइन में होनी चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रिक मत बोल, कॉन्सेंट्रिक में तो सबका सेंटर एक हो, मतलब सारे के सारे सबके सेंटर क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए।
तो जब भी कभी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हम इंसुलेटेड वायर को हेलिकल सर्कुलर कॉइल में लपेटते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। शर्त ये है उस सोलेनॉइड की लेंथ हमेशा उसके सर्कुलर लूप के डायमीटर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अभी एक बार और आप सुन ले, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। भैया थोड़ा अंग्रेजी, अ सोलेनॉइड, ठीक है, अ सोलेनॉइड, व्हाट, अब थोड़ा अंग्रेजी में बता रहे, यही जो हमने हिंदी में बात करी, ठीक है। अ सोलेनॉइड इज a helical structure of circular insulated coil on a non-conducting material, अर्थात सोलेनॉइड एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किसका भैया, इंसुलेटेड कॉइल का, इंसुलेटेड वायर का, जिसमें जो उसकी लंबाई होती है उसके डायमीटर से बड़ी होती है, और जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब एक सोलेनॉइड का हमने एक कॉइल उठाया, ये अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझना जरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लाइट चली, अब मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने बहुत सारी कॉइल्स थी उसमें से एक कॉइल को मैंने बाहर निकाल दिया सब उसका। ठीक है, अब सुनना, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, ऊपर। ठीक है, अब अगर आप ऐसे लोगे करंट ऊपर नीचे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। सॉलिनॉइड में याद ही रखना, एक बार करंट अंदर जा रहा है, एक बार करंट बाहर आ रहा है, एक बार करंट अंदर जा रहा है और एक बार करंट अंदर, अंदर बाहर। देखो ना, अंदर बाहर, ऐसे ले लो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बस अगर आप ये सोचोगे ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। और अगर ये सोचोगे ना, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, करंट हमेशा सोलेनॉइड में क्या जाता है भैया, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, इतनी सी बात। चल, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बात करते हैं। समय थोड़ा सी देख, चलिए। तो भैया सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है। तो हमने एक सोलेनॉइड बनाया, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट पूरा बना देता हूं भाई। मैंने इसमें से एक टर्न को निकाल लिया, वेट करना पड़ेगा बना, बस इतना इमेजिन करिएगा, करंट अंदर, करंट अंदर, करंट बाहर, ठीक, अंदर बाहर, ठीक। अब यहां करंट अंदर जा रहा है, समझना, ये अंदर, इनसाइड, ठीक है, समझ रहे हैं, ये अंदर, ऐसे मत ले लेना, ये गड़बड़ हो जाए। करंट जा रहा है अंदर और यहां से करंट आ रहा है बाहर, ऊपर ले लो करंट अंदर, नीचे ले लो करंट बाहर। देखो ना, नीचे करंट बाहर, ऊपर जा रहा है करंट अंदर, यहां करंट अंदर, यहां करंट बाहर, यहां करंट अंदर, ठीक है।
देखिए, अब करंट अंदर जा रहा है, अंदर, तो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस हमें बना दी। क्या डायरेक्शन है, हाथ ऊपर करें। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट अंदर, करंट बाहर, ठीक है। यहां पे करंट अंदर कहां जाएगा आपको पता है, ये आ रहा है बाहर, ये जा रहा है अंदर, अंदर जा रहा है करंट, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ोगे ना, करंट यहां करंट बाहर, तो आप इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ोगे, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, जैसे मैं बना देता हूं थोड़ी देर से। अभी मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, आपसे पूछूंगा। ये हो गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। चलिए बताइए, थोड़ा सोचिएगा, बहुत आसान है अगर आप दिमाग लगा लें। बताइए डायरेक्शन, अंदर बाहर, सोच के, बहुत आसान है, थोड़ा सोचिए। मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ करंट अंदर, 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 यहाँ करंट बाहर, 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 करंट अंदर, करंट अंदर, करंट। अगर मैं बोल दूं ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब देखो, पहले उसको कंप्लीट करो, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, सही बनाया। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड सही बनाई, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या सही बनाई, यही तो आपको सोचना है भाइयों। हम्म सही बनाई, नहीं, समझ गए। और अगर यही मैं उल्टा कर दूं, करंट बाहर और अंदर, तो उल्टा है। तो यही आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में, और डीप में जाके, कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर सॉलोनॉइड में बनाए, फिर अपन को इसका डेरिवेशन भी करना है। आज हमने एक छोटा सा बस बेसिक किया है सॉलोनॉइड के बारे में, अगली क्लास में इसको देखेंगे। सभी को महात्मा जय हिंद। पेन दिखा दूंगा।